हेलो दोस्तों, क्लास 9 रेखाएं और कोण चैप्टर नंबर 6 आज बताएंगे। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, इसी कारण बस आज आपको फिर दोबारा शुरुआत होती है और क्लास 9 से शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6 से, रेखाएं और कोण। हमने पुरानी क्लास में यानी 6 में 7th में ये हमने पढ़ी थी रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, उसकी हम बेसिक जानकारी आपको दोबारा बताते हैं। तो देखिए रेखाएं क्या होती हैं, यानी रेखा क्या होती है, पहले इसको देखें। अगर ये दो बिंदु हैं और उनको मिलाया जाए और अपरिमित रूप से आगे बढ़ा दिया जाता है तो एक हमारी रेखा बनती है। इसको हम रेखा कहते हैं। इसी क्रम में एक रेखाखंड होता है जो कि एक रेखा का ही भाग होता है, यानी कि रेखा का ही एक भाग है जिसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है, यानी कि दो बिंदु होते हैं जिसे हम कहते हैं अंत बिंदु। अंत बिंदु यानी कि ऐसी रेखा जिसमें दो अंत बिंदु दिए हों उसे हम रेखाखंड कहते हैं। यानी एक ऐसी बिंदु, दो अंत बिंदु, ठीक है, एक ये और एक ये। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम रेखाखंड बोलते हैं। क्लियर? यानी रेखा को तो हम अपरिमित रूप से दोनों साइड से आगे बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं। उसी में रेखा में एक भाग होता है रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है, यानी कि जिसमें दो अंत बिंदु दिए हो। अंत बिंदु यानी कि एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इसमें दो अंत बिंदु हों उसे हम रेखाखंड कहते हैं। इसी चीज में एक किरण होती है। क्या होती है? किरण। किरण का अर्थ क्या होता है? किरण का अर्थ होता है कि जिसमें एक अंत बिंदु दिया हो, यानी कि एक अंत बिंदु दिया हो उसको हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो एरो है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो ऐसे हम क्या कहेंगे? किरण। यानी कि आपको एक बार और रिपीट करा दे रहा हूं, जिसमें दो अंत बिंदु हो उसे हम रेखाखंड कहते हैं, जिसमें एक अंत बिंदु हो उसे हम किरण कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। यानी रेखाखंड और किरण में, रेखाखंड में दो अंत बिंदु और किरण में एक अंत बिंदु। अब आप इसको हम निरूपित कैसे करते हैं परंपरागत से? तो देखो रेखा होती है, तो रेखा को तो हम डिनोट करते हैं इस तरह से। इस तरह से हम रेखा को डिनोट करते हैं। ए बी के ऊपर एरो लगा, लाइन खींच के दोनों साइड एरो लगा देते हैं, तो वो होती है रेखा। इस तरह से हम रेखा को समझेंगे। ये रेखा लिखी है। रेखाखंड इस तरह से लिखा होगा, ए बी और ये लाइन लगी होगी ऊपर, तो इसे हम कहेंगे रेखाखंड, ठीक है। और किरण क्या होती है? किरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी इस तरह से, और जैसे ये एरो लगा है तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये होगी हमारी किरण। लेकिन इन सबको निरूपित अभी हम इस क्लास में यानी 9th क्लास में नहीं करते, या आगे की क्लास में हम करते हैं कि कैसे हम इसको निरूपित करते हैं। हमें अभी इसी क्लास में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे ये ए था, बी था, ए बी ए, ये दो बिंदु है ए बी, और इसी तरह से इसको ए बी।
यानी कि इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम सीधे सीधे लिखेंगे कि रेखा ए बी, इसको इस तरह से लिखेंगे। रेखाखंड को कैसे लिखेंगे कि रेखाखंड ए बी, और हमारे किरण लिखनी होगी हमें, तो इसको लिखेंगे किरण ए बी। ठीक है, हम मतलब इसको इस रूप में निरूपित नहीं करेंगे अभी अपनी 9th क्लास में, उसमें हम सीधे सीधे लिखेंगे। लेकिन आगे की जो क्लास होगी आपकी यानी सेकंड ईयर इंटर बीएससी में, तो उसमें आपको इस तरह से निरूपित करा हुआ मिलेगा। ये नहीं लिखा होगा कि किरण ए बी है या रेखाखंड ए बी या रेखा ए बी, आपको इसी से सिंबल से आपको पहचानना होगा ये क्या चीज है। ठीक, ये आपकी हमारी रेखाएं नहीं। नेक्स्ट आता है आपका कोण। तो देखिए कोण क्या होता है, यानी कि एक बिंदु से जब दो किरण निकलती हैं, यानी कि एक ही बिंदु से जब दो किरण निकलती हैं तो उसके बीच में एक कोण बनता है। यानी कि अब तक हमने कोई पूछे कि कोण की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे, जब एक ही बिंदु से दो किरण निकलती हैं तो उसके बीच में एक कोण बनता है। क्लियर, यानी कि एक ही बिंदु से जब हमारी दो किरण निकले, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे जब दो किरण निकलती हैं तो उसके बीच में एक कोण बनता है। इसी बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष बिंदु। क्या कहते हैं इसे, शीर्ष। और इसको हम कहेंगे यहां पर उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे इसे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का क्या अर्थ होता है, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन से। क्या कहेंगे इसे, कॉमन, यानी कि इस रेखा का भी यही बिंदु से यहाँ इसी बिंदु से निकली, यानी कि ये किरण इसी बिंदु से निकली और ये भी किरण इस बिंदु से निकली, तो इसे हम कहेंगे शीर्ष उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कहेंगे, शीर्ष उभयनिष्ठ बिंदु। तो हमने ये चीज देखी कि दोनों के बीच में हमारा क्या बनता है, एक कोण बनता है। इन दोनों किरणों को हम कहते हैं भुजाएं। क्या कहते हैं, भुजाएं। इसे हम कहते हैं भुजाएं। ठीक है, तो यानी कि एक ही बिंदु से जब दो किरण निकलती हैं तो उनके बीच में एक कोण बनता है। जिस बिंदु से निकलती हैं उसे हम शीर्ष बिंदु कहते हैं, और अगर शीर्ष उभयनिष्ठ बिंदु भी कहते हैं। जो किरण निकलती हैं उनको हम भुजाएं कहते हैं। तो ये था हमारा रेखाएं और कोण। अब आगे इसी चैप्टर में आपको आगे बताया जाएगा अभी कोणों के प्रकार, यानी कि कोणों के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसको मैं डाल देता हूं, आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, यानी कि रेखा ए और बी बिंदु हैं दो, उन दोनों बिंदुओं को अपरिमित रूप से उस रेखा को आगे बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड ऐसी रेखा जिसमें ऐसा रेखाखंड या ऐसी रेखा जिसमें दो अंत बिंदु दिए हों। किरण ऐसी रेखा जिसमें एक अंत बिंदु दिया हो तो वो किरण कहलाती है। ठीक है, तो इसी में आगे मैं आपको बता रहा हूं कोणों के प्रकार। ठीक है, देखिए इसमें कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार। तो हमने कोण किसे कहते हैं ये हमने आपको बताया था। अब आपका आता है कोणों के प्रकार। तो देखो हमने
पिछली कक्षा में ये चीज पढ़ी थी कि यानी कि इसको हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि ये न्यून कोण, मान लीजिए कोई कोण है जिसे हमने कहा ऐसे एक्स अंश। क्या कहा? एक्स अंश। यानी कि इस कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण कहते किसे हैं? जो 45 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। यानी कि 0 अंश से, यानी कि ये वाला जो कोण होगा वो 0 अंश से आपका बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। तो इसको हम कैसे निरूपित करेंगे उसको देखो। यानी कि 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो तो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कि कोई कोण हमने यहां पे लिया, वो एक्स अंश था और उसी को हमने डिफाइन किया कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम न्यून कोण कहेंगे। इसी में आपका दूसरा कोण होता है जिसे हम कहते हैं समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। तो देखो समकोण में ये दो किरण है और मान लीजिए ये कोई कोण है जिसे हमने कहा बाई अंश। बाई अंश यानी कि कोई भी कोण बाई अंश है। इसका अर्थ है कि जो कोण 90 अंश का होता है या 90 अंश के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ठीक है। तो इसी क्रम में आगे मान लीजिए अब नेक्स्ट कोण हमें आपका अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण में दो किरण है और ये मान लीजिए मैंने यहां जेड अंश लिया है क्योंकि एक्स वाई ले चुका था वहां। तो इसमें अधिक कोण में क्या होता है कि 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो। यानी कि 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम। ठीक है। यानी कि 90 अंश से तो बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, तो ऐसे कोण हमारे क्या कहलाते थे? अधिक कोण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अधिक कोण कहलाते थे। इसी में एक होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण ये क्या होगा? सीधे स्ट्रेट लाइन यानी और इस तरह से कोई एक कोण होगा। यानी कि मैंने इसका नाम दे दिया एस। ठीक है, क्या नाम दे दिया? एस। तो ये कोण हमारे कितने अंश का होगा? ये हमारा कोण होगा 180 अंश के। क्या होगा? 180 अंश के होगा। यानी कि ये कोण हमारे कितने अंश के बराबर है? 180 अंश के बराबर। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऋजु कोण। क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे ऋजु कोण। ये कोण क्या होता है? ऋजु कोण होता है। दोबारा मैं आपको समझा दे रहा हूं। न्यून कोण 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, उस कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। जो कोण 90 अंश का होगा वो हम उसे समकोण कहेंगे। जो कोण 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं और जो कोण 180 अंश के बराबर होगा उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। तो इसी क्रम में आपका नेक्स्ट कोण होता है
जिसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। ये इस कोण के आपके इस चैप्टर में कई क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। तो प्रतिवर्ती कोण देखिए क्या होगा, ये दो किरण है और ये है, ठीक। यानी कि यहां हमने कोई नाम दे दिया, P दे दिया मान लो। इसका अर्थ यह है कि 180 अंश से तो बड़ा होगा परंतु 360 अंश से कम होगा। यानी कि 180 अंश से तो क्या होगा? बड़ा, और 360 अंश से छोटा होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये प्रतिवर्ती कोण। ये आपका प्रतिवर्ती कोण है, ये आपका न्यून कोण है, ये आपका समकोण है और ये आपका अधिक कोण है। ठीक, तो आप चाहो ये वीडियो पोस्ट करके आप इसे नोट कर सकते हैं कि न्यून कोण कितने अंश का होता है, समकोण कितने अंश का होता है, अधिक कोण कितने अंश का होता है, रुष्कोण और प्रतिवर्ती कोण। अब मैं इसी क्रम में आगे मैं आपको बताऊंगा जो आपने हो सकता है पढ़े हों, तो एक बार रिवाइज हो जाते हैं वो भी। देखो देखिए, नेक्स्ट है आपका पूरक कोण। तो देखिए पूरक कोण क्या होता है, यानी कि इसमें दो कोण दिए होंगे, मान लीजिए x और y। ठीक, दो कोण है x और y, यानी इन दोनों कोणों का मान क्या होगा? 90 अंश के बराबर होगा। क्या होगा? 90 अंश के बराबर। ठीक है, तो मान लीजिए x का मान है 40 अंश और इसका मान है 50 अंश, तो बराबर क्या है? 90 अंश के। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ये x और y एक दूसरे के क्या है? ये पूरक है। ठीक है, x का पूरक y और y का पूरक x। तो इन दोनों कोणों का मान क्या होता है? 90 अंश। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, आते भी हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पूरक कोण। क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। क्लियर? इसी में नेक्स्ट कोण होता है जिसे हम कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण। तो देखो समपूरक कोण क्या होता है, यानी इसमें भी दो ही कोण होंगे x और y। ये कोण कितने अंश के बराबर होंगे? 180 के बराबर। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है कि पूरक और समपूरक। आप ये ध्यान रखो, जो 90 अंश के हैं तो वो छोटा है, देखो पूरक है खाली। 180 अंश का है वो बड़ा हो गया तो समपूरक हो गया। ठीक है, तो यानी कि पूरक और समपूरक इन दोनों में यही डिफरेंस है। पूरक में जो है वो दो कोणों का मान 90 अंश के बराबर होगा और समपूरक में उन दोनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। ये दोनों कोणों में डिफरेंस था। इसी क्रम में आगे चलते हैं और बताते हैं क्या होते हैं। और तो देखो इसी में नेक्स्ट कोण की बात करते हैं, तो वो होता है आसन्न कोण। आसन्न कोण। तो देखो आसन्न कोण क्या होता है? मान लीजिए ये है A B C D। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो देखो सबसे पहले तो ये दो त्रिभुज हो गए, यानी कि ए बी डी हो गया, ए बी डी हो गया, सी बी डी, तो दो त्रिभुज है। तो इसमें आपने ये देखा कि ये वाली भुजा, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि ओवेनिस्ट क्या होता है, यानी कि ये भुजा हमारी क्या है, इस त्रिभुज में ओवेनिस्ट भुजा है, यानी कि क्या है, कॉमन भुजा है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी इसमें, ओवेनिस्ट भुजा, ओवेनिस्ट भुजा, ऐसा कौन इसमें क्या हो, एक भुजा क्या हो, ओवेनिस्ट भुजा हो, ठीक है। दूसरा, यानी इसी बिंदु से निकल रही है तीनों, तो इसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष ओवेनिस्ट, शीर्ष ओवेनिस्ट बिंदु, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, तीसरी कंडीशन ये है, ओवेनिस्ट भुजा के ये दोनों किरण क्या है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, क्या है, ओवेनिस्ट भुजा के विपरीत दिशा में दो किरण लिख लो यार, है, ठीक है, ठीक है। तो यानी ये कंडीशन होनी चाहिए, एक ओवेनिस्ट भुजा होना चाहिए तथा शीर्ष ओवेनिस्ट बिंदु, ये शीर्ष ओवेनिस्ट बिंदु है, और ओवेनिस्ट भुजा के विपरीत दिशा में दो भुजाएं लिख सकते हैं, क्योंकि अपरिमित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है इनको, तो इसे हम भुजाएं लिख दो, भुजाएं, ठीक है, ये यानी कि अपरिमित रूप से आगे, ठीक है। इसी तरह से इसको भी, ये भी आगे है आपके, ठीक है। और तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, ओवेनिस्ट भुजा, ठीक। तो ऐसी आकर, यानी कि इस चीज के कोण, ऐसे कोण हमारे क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण, क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आपके क्वेश्चन भी है, ये आप दोबारा समझ लो। यानी कि इसमें एक ओवेनिस्ट भुजा होगी जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन, ओवेनिस्ट का अर्थ क्या था यहाँ, कॉमन से, यानी कि इधर भी होनी चाहिए इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ओवेनिस्ट भुजा। दूसरा होना चाहिए शीर्ष ओवेनिस्ट बिंदु, यानी एक ही बिंदु से ये भी निकल रही हो, ये भी निकल रही हो और ये भी निकल रही हो, तो उसको हम कहेंगे ओवेनिस्ट बिंदु। तीसरा होना चाहिए ओवेनिस्ट भुजा के ये विपरीत दिशा में ये दो भुजाएं हैं, एक ए बी है और एक बी सी है, बी डी के विपरीत है, तो इसे हम कहेंगे आसन्न कोण, क्या कहेंगे, आसन्न कोण। अब इसी में आगे आपका आता है रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, देखो रेखिक युग्म क्या होता है, एक रेखा है, जिसे हमने ए और बी का और ए और बी का से, और इस पे एक किरण है, उस पर एक कोई किरण है जिसे हमने सी नाम दिया, मान लो यहाँ ओ नाम दे दिया। तो देखो रेखीय युग्म क्या होता है, एक रेखा के ऊपर जब एक किरण होती है,
तब हमारा एक रेखीय युग्म बनता है। क्या बनता है? एक रेखीय युग्म बनता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई एक सीधी रेखा है और अगर उसमें सीधी रेखा में दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि सीधी रेखा में जब दो कोण होते हैं तो वो एक क्या होते हैं? रेखीय युग्म, यानी AOC कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर होगा 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। कोई एक कोण दिया होगा तो दूसरा कोण हमें निकालना होगा, तो इसी जो कोण दिया होगा वो लगा देंगे उसकी जगह और दूसरा कोण निकाल लेंगे, ठीक। यानी कि रेखीय युग्म क्या होता है? एक रेखा के ऊपर जब एक किरण होती है तो हमारा एक रेखीय युग्म बनता है, या हम सीधी लंबाई में ये कहें कि एक सीधी रेखा में दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखीय युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय युग्म कहते हैं। तो आप चाहे पोस्ट करके इसे नोट कर सकते हैं। और अब आगे चलते हैं, तो आपको अभी आपके कोण ही चल रहे हैं और अब आपका आएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, देखो साहब, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं, यानी कि सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये कोई C है और ये कोई D है। जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोण इस कोण के आमने सामने है और ये कोण इस कोण के सामने है। तो इसका अर्थ यह है कि जब आमने सामने के जब कोण बराबर होते हैं तो उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि ये कोण मान लो यहाँ O है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और इस कोण के, और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो हम लिख सकते थे यहाँ AOD बराबर COB, है ना। तो ये कोण हमारे क्या है? इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण उनको कहेंगे जो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो आज मैंने आपको रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको आज बताया। कल हम इसकी प्रवेश शुरू करेंगे और इसके जो एक्सरसाइज है पहली, उसको हम शुरुआत करेंगे। तब तक आप इस वीडियो से ये चीज सब नोट करें अपनी नोटबुक पे और इसे ध्यान से देखें कि रेखाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप नोट कर लें।